So we are going to start one of the most interesting topic of this chapter, which is projectile motion. तो अब ये projectile motion क्या होता है, we will study today in details. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे projectile motion and it is very interesting also keeping in mind sports में भी इसका बहुत सारा application है, जैसे in case of cricket and in case of soccer. तो let's start with next topic, that is projectile motion. अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उससे पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये पता होना चाहिए. सो यू शुड नो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल. और सबका ध्यान यहाँ पे, यू हैव टू पे अटेंशन हियर, सो यू शुड नो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल. टूट गया है तो क्योंकि गलत एंगल पे थ्रो किया. आई थ्रू दैट. तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट थ्रो किया था, ये इसको बोलते हो प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल क्या है? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. क्योंकि जब मैंने उसको थ्रो किया तो मैंने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया और वो जो इनिशियल वेलोसिटी था उसने कुछ एंगल बनाया विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. एंड दिस ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो ये जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था. ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट को तुम क्या बोलते हो? प्रोजेक्टाइल. तो हम लोग पहले प्रोजेक्टाइल डिफाइन कर देंगे. तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट. प्रोजेक्टाइल साथ में मैं इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ पाथ का. तो व्हाट जस्ट हैपेंड इज कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया एयर में और वो ऐसा जाना चाहिए था आइडियली. तो जिस पॉइंट से हमने उसको थ्रो किया उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं. सो दिस इज ओरिजिन. सो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर. अब जब थ्रो किया तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं यू बार बोल दूंगा और इसको डिफाइन भी करेंगे. मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल. तो ये कुछ एंगल बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल and moves freely under the action of gravity. Such an object is called as projectile. So an object thrown in air with some initial velocity making some angle विथ हॉरिजॉन्टल. तो इसने कुछ एंगल बनाया विथ हॉरिजॉन्टल एंड मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी is known as projectile. तो कोई भी ऑब्जेक्ट इफ इट इज थ्रोन इन एयर एंड इट इज मेकिंग सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड इट इज मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. फॉर एग्जांपल, जब बैट्समैन ने बॉल को एयर में मार दिया तो वो जो मोशन है दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल. करेक्ट, गुड. फॉर एग्जांपल, फुटबॉलर ने बॉल को किक मार दिया, इट मूव्स इन एयर, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल. फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे, एनिमी कंट्री पे मिसाइल मार दिया, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल. एक ऑब्जेक्ट अभी मैंने थ्रो किया था एयर में, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल. तो इन सबको अभी प्रोजेक्टाइल बोलेंगे. इसके आगे से है वो एक ऑब्जेक्ट लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर मूव हो रहा है. इट इज थ्रोन इन एयर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विल नाउ ऑनवर्ड्स कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. ये है ऑब्जेक्ट लेकिन इसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे. देन जिस वेलोसिटी के साथ हमने इसको थ्रो किया उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो ये जो u बार है इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना. तो द वेलोसिटी विथ विच the object is
is projected in air is known as velocity of projection. Is known as velocity of projection. Now similarly we can define what is angle of projection. The angle made by velocity of projection with respect to horizontal, क्योंकि ये जो थीटा एंगल था ये किसने बनाया था? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ने। किसके साथ बनाया था? हॉरिजॉन्टल। So the angle made by velocity of projection with respect to horizontal is called as angle of projection. It is called as angle of projection. So the angle made by velocity of projection with respect to WRT, with respect to what? With respect to horizontal. तो एंगल यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो प्रोजेक्टाइल, ये जो पाथ को फॉलो करता है, इस पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी जनरल वर्ड है। तुम भी अपने घर से क्लास तक आने के लिए जो रास्ता तुमने फॉलो किया होगा वो तुम्हारा ट्रैजेक्टरी है। तो ट्रैजेक्टरी इज द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इन जनरल। तो यहाँ पे भी ट्रैजेक्टरी को हम वैसे ही डिफाइन करने वाले हैं। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। द पाथ followed by a projectile during its motion is known as trajectory. बट ये सब बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हमको आगे इक्वेशन डिराइव करने हैं। तो इक्वेशन डिराइव करने के लिए पहले आपको ये सब बेसिक्स पता होना चाहिए। देन ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इफ यू रिमेंबर, मैंने एक दो लेक्चर पहले ही आपको बताया था। मैंने आपको बोला था कि जो 2D मोशन होता है उसको हम लोग दो 1D मोशन में इमेजिन करते हैं, है ना। मैंने बोला था अगर एक मोशन है ऑब्जेक्ट का प्लेन में विच इज़ 2 डायमेंशनल, तो हम उसको कैसे इमेजिन करते हैं? दो 1D। तो यहाँ पे भी हमको वैसा ही करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग दो 1D मोशन में इमेजिन करेंगे। सो प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी रिजॉल्व इनटू, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो इफ यू लुक एट दिस प्रोजेक्टाइल, ये एक्स और वाई प्लेन में मूव हो रहा है। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई मतलब वर्टिकल। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, विच टू? वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन। So it is a combination of vertical motion and horizontal motion. लेकिन दोनों मोशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है, अब थोड़ा सा ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेगा। और इसके आगे से जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट को ऐसा हवा में जाते हुए देखोगे तो इसके बाद से तुमको कंपोनेंट्स ही याद आएंगे। और ये होना भी चाहिए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो बाकी लोगों का क्या दिखता है? एक वॉल ऊपर गया फिर नीचे आ गया, लेकिन आपके लिए वैसा नहीं है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट। इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड? टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। और टोटल टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। फिर तुमको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कितना रहा उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहा, उसके बाद उसका इक्वेशन क्या है ट्रैजेक्टरी का, बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने एंगल पे हम थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस सब के लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और अगर मुझे मोबाइल फ़ोन दिखा हाथ में तो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन को भी ट्रैजेक्टरी में डाल दूंगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन में। बराबर, यहाँ ध्यान दो। तो वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है? इफ़ यू सी, इफ आई थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन एयर, इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है
उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन होता है, क्योंकि तुम खुद ही बोलते हो F इक्वल टू ma। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि जहाँ पे फोर्स है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा था तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रहा था, और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तब तो नीचे पुल कर ही रहा है। तो इसका मतलब फोर्स इज एक्टिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज वर्टिकल। और जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उस डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल मोशन इज विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, is with constant acceleration। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट तो जा रहा था XY प्लेन में, मतलब उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लेकिन फोर्स सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन भी कौन सी डायरेक्शन में हुआ, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, नहीं है। देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं होता है, मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स में इमेजिन कर लिया, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल, मतलब एक है y एक है x कंपोनेंट। लेकिन y कंपोनेंट में एक्सेलरेशन है और x कंपोनेंट में एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है। तो अभी इसके बाद से याद रखना, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है। इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। बराबर, गुड। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, vertical motion with constant acceleration and horizontal motion with constant velocity। अब बिल्कुल ये भूलना नहीं थ्रू आउट दिस टॉपिक, क्योंकि जहाँ पे भी मैं ax लिखूंगा दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, वो जीरो होगा, क्योंकि तुम ही बोल रहे हो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। और जहाँ पे भी मैं ay लिखूंगा, ay वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू g which is in vertically downward direction। अब हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हैं ना इस चैप्टर में, वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। हमको बहुत सिंप्लीफाइड प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करना है। वो सिंप्लीफाइड ही मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, लेकिन है वो सिंप्लीफाइड। हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं अंडर सम अजम्पशंस। तो अजम्पशंस फॉर स्टडीइंग प्रोजेक्टाइल मोशन, assumptions for the study of projectile motion, for the study of projectile motion। पहला assumption ये है, फर्स्ट assumption, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि हमने बोला कि हम लोग ऑब्जेक्ट को एयर के थ्रो कर रहे हैं, एयर में से थ्रो कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर में से या किसी भी दूसरे टाइप के फ्लूइड में से पास हो तो वो फ्लूइड ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। तुम खुद भी कभी पानी में से चल के देखो क्या होता है, वाटर विल अपोज यू। तो सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू एयर, एयर विल अपोज, इसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स या फिर रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर। तो पहला अजम्पशन, हम एयर का रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करने वाले, हम लोग काउंट नहीं करने वाले। तो एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस विल बी निग्लेक्टेड या फिर इज नेग्लिजिबल। नंबर टू, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू विल बी टेकन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो जो जी की वैल्यू कितना यूज करते हो तुम, 9.8 या फिर 9.81, राइट। ये वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट होती ही नहीं है। जी की वैल्यू ये लोकल कांस्टेंट है। लोकल कांस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे कांस्टेंट। जैसे तुम अर्थ के ऊपर जाओगे हाइट पे तो जी की वैल्यू कम होगी, जैसे तुम अर्थ के नीचे जाओगे डेप्थ में तो भी जी की वैल्यू कम होगी। और ये सब चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन आएगा, उसमें सीखना ही है हमको। तो जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऊपर जाओगे तो कम होगा, नीचे जाओगे तो भी कम होगा, और अर्थ पे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो भी चेंज होगा।
इक्वेटर पे सबसे कम होता है, पोल पे सबसे ज़्यादा होता है, राइट। हम लोग ना इक्वेटर पे, हम लोग ना पोल पे, हम लोग इन बिटवीन है, हमारा सिटी, हमारा कंट्री इन बिटवीन है। वी आर नॉट एट द इक्वेटर, वी आर नॉट एट द पोल। तो हमारे यहाँ पे जो जी का वैल्यू है वो इक्वेटर और पोल के वैल्यू से के बीच में है। तो रिमेंबर जी की वैल्यू चेंज होती है एज यू गो एट हायर हाइट्स, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हम लोग इसको कांस्टेंट लेने वाले हैं। सो द वैल्यू ऑफ जी remains constant throughout, remains constant throughout the motion। अब जब आप बोलते हो कि इसकी वैल्यू हमने कांस्टेंट मान ली, तो जी की वैल्यू तुम कांस्टेंट से तब मान सकते हो जब प्रोजेक्टाइल का जो हाइट है, हाइट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट आप तब मान सकते हो when the height of the projectile is very very small compared to radius of earth। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6378 किलोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू, तुम उसको अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर बोल देते हो। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ है, तो जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये ज़्यादा नहीं होगा, क्या 10-12-15 किलोमीटर होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। तो द वैल्यू ऑफ एच इज़ वेरी स्मॉल। हाइट की वैल्यू जब बहुत स्मॉल हो तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रह सकती है, नहीं तो हाइट बहुत ज़्यादा कर दी तो जी की वैल्यू चेंज होती है फिर। नंबर थ्री, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज निग्लेक्टेड। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज निग्लेक्टेड। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी अर्थ के रोटेशन का क्या मतलब आया, और अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट तुम निग्लेक्ट कर सकते हो जब जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज वेरी स्मॉल, मतलब रेंज इज वेरी स्मॉल। बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हो रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये बहुत छोटा होना चाहिए कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब ऐसा क्यों? देखो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमको, ये हमारा कंट्री है, ये हमारा एनिमी कंट्री है, हमको मारना था इसको, और हमने अर्थ के रोटेशन को निगलेक्ट किया हुआ है, अर्थ हो गया रोटेट। मारना था दुश्मन को, उसके बाजू में था दोस्त कंट्री, जाके लग गया उसको, तो जिसके साथ दोस्ती थी उसके साथ भी दुश्मनी हो जाएगी अब। तो व्हेन यू आर थ्रोइंग प्रोजेक्टाइल एट लार्जर डिस्टेंसेस, तो उस केस में अर्थ का रोटेशन निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस केस में हमको अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट कंसिडर करना पड़ता है। मैंने बोला इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज निगलेक्टेड, मतलब हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करने वाले हैं उसमें जो डिस्टेंसेस है वे आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। गुड। तो वी आर एक्चुअली स्टडिंग सिंप्लीफाइड केस। तो अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट हम लोग निगलेक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। नंबर 4, द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के बाकी कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा अजम्पशन है। तो ये 4 अजम्पशंस के अंडर हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। अजम्पशन नंबर 1, एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड। अजम्पशन नंबर 2, वैल्यू ऑफ जी विल बी टेकन कांस्टेंट थ्रू आउट। अजम्पशन नंबर 3, अर्थ रोटेशनल इफेक्ट इज निगलेक्टेड। एंड फोर्थ, ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, लास्ट बेंच यहाँ पे ध्यान देना। अब हमको क्या करना है, अब हमको बेसिकली ये जो ट्रैजेक्टरी था, मतलब जो पाथ था, पाथ, उसका इक्वेशन डिराइव करना है। अब आपको सबसे पहले इक्वेशंस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके समझेगा आपको कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फॉर एग्जांपल, चलो समझा ही देता हूँ, कोई बात नहीं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इमेजिन हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 था तो वाई भी 0 था। जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 हुआ, वाई भी 1 हो गया। जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 हुआ तो वाई भी 2 हो गया। जब एक्स 3 हुआ तो वाई भी 3 हो गया। तो पता है ऐसे पार्टिकल का ग्राफ कैसा दिखता है, पता है आपको? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसको तुम बोलते हो y इक्वल्स टू एक्स।
तो मतलब तुम एक ऑब्जेक्ट का मोशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर y इक्वल्स टू एक्स बोला मतलब द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। और अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो पता है ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? पता है क्या परफॉर्म कर रहा है? यू नो व्हाट द ऑब्जेक्ट इज डूइंग? इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ये होता है सर्कल का इक्वेशन। अगर मैंने बोला दैट द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सम टाइप ऑफ मोशन इन विच द ट्रैजेक्टरी इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, पता है वो क्या होता है? पता है आपको? इसको पता है क्या बोलते हैं? इलिप्स। और ये है मेजर एक्सिस और ये वाला है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधा होता है सेमी मेजर और माइनर का आधा होता है सेमी माइनर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ दैट द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग विच टाइप ऑफ मोशन? इलिप्टिकल मोशन। विच टाइप ऑफ मोशन? तो सिमिलरली हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रैजेक्टरी था उसका इक्वेशन बनाना है। तो अगला टॉपिक है डेरिवेशन। डेरिवेशन फॉर द पाथ या फिर ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। डेरिवेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो किसी भी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मतलब रिलेशन बिटवीन y एंड x। अभी मैंने बोला स्ट्रेट लाइन में गया तो y इक्वल्स टू एक्स, सर्कल में गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इलिप्स में होगा तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब किसी भी टाइप के मोशन का ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन y एंड x। रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो हमको यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल के पाथ का इक्वेशन डिराइव करना है, डेरिवेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हमको किसका किसका रिलेशन चाहिए? y और x का। किसका चाहिए? y और x का। किसका चाहिए? y और x। बराबर? तुम लोगों की जोड़ी टूट नहीं रही कुछ? तो व्हाट वी विल डू इज, हम सबसे पहले ऐसा इमेजिन करेंगे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया इन एयर, और जहां से भी प्रोजेक्ट किया उसी पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लूंगा। मतलब मैंने यहां से उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो ये ओरिजिन हो गया। सो कंसिडर अ पार्टिकल projected in air from point O. So consider a particle or an object projected in air from point O. और जब तुमने प्रोजेक्ट किया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u बार बोल देते हैं। सो लेट u बार बी द इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया u बार, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिसको तुमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोला है। सो लेट u बार बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देन ये जो एंगल बना ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो थीटा भी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। गुड, देन यू शुड नो, यू मस्ट नो। अब इसके बाद से ये सब चीज़ें बहुत मैटर करेगा। हम ये जो वेलोसिटी है ना ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि x कंपोनेंट भी आएगा और y कंपोनेंट भी आएगा, क्योंकि मोशन 2D है। तो हम इसके 2 कंपोनेंट कर लेंगे, एक कंपोनेंट को बोल देंगे ux और एक को बोल देंगे uy। और हमको दिख भी रहा है ux ये थीटा को लग के है, थीटा को एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है? साइन कंपोनेंट। तो ये जो uy है, ये जो uy तुमने लिखा, ये uy कौन सा कंपोनेंट है? साइन कंपोनेंट। तो इट इज u साइन थीटा, राइट। तो ux इक्वल्स टू u cos थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और uy इक्वल्स टू u साइन थीटा, ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट है ये ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब
अब इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान चाहिए। अब ध्यान तो तुम दे ही रहे हो, वेल एंड गुड, बट थोड़ा एक्स्ट्रा दो। अब ऐसा है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मोशन is with constant acceleration and horizontal motion is with constant velocity. वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होना, मतलब एक्सेशन या रिटार्डेशन नहीं होना, सिंपल बात। जब ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट अपने मोशन में कहीं पे भी हो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट चेंज होने ही नहीं वाला है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स था ही नहीं, तो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो चेंज होगा ही नहीं। जितना वेलोसिटी यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, कहीं भी ड्रॉ कर दो। लेकिन वाई कंपोनेंट के लिए वैसा नहीं है। वाई कंपोनेंट के लिए जब ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया था तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था। कोई भी चीज़ जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है, मतलब उसका वेलोसिटी कम 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 होते जाता है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कम होते जा रहा है। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। और ऐसा करते करते मैक्सिमम हाइट पे, मैं इसको पी पॉइंट बोल देता हूँ, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया 0 मैक्सिमम हाइट पे। और हर बार ऐसा ही होता है। यू हैव टू नो दिस, यू हैव टू नो दिस, हमेशा ऐसा ही होता है। यू हैव टू नो, अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ये ऑब्जेक्ट है, तुम जब इसको सीधा ऊपर भी फेंकोगे ना तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। वेलोसिटी कम 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 एंड फाइनली एट द मैक्सिमम हाइट बिकम्स 0 एंड देन व्हेन इट कम्स डाउन तो उसका वेलोसिटी वापस से बढ़ रहा है, लेकिन अब उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप उसका रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा। तो याद रखना आप। तो ए वाई की वैल्यू हम लोग -g लिखने वाले हैं, +g नहीं। क्या लिखेंगे? -g। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0, राइट। और उसके बाद जब नीचे आने लगा तो वेलोसिटी वापस बढ़ रहा है, यस, वापस इंक्रीज हो रहा है, गुड। और जब वो वापस ग्राउंड पे आ गया तो उसका जितना इनिशियल वेलोसिटी था उतना ही उसका वापस से क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन हो गया अपोजिट, बराबर। तो अभी नेक्स्ट टाइम से जब किसी भी टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को देखोगे तो यू हैव टू इमेजिन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो बैट्समैन ने बॉल को मार दिया एयर में, तो यही सब हो रहा है वहां पे भी। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग बट वाई कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, एंड मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गया? 0, एंड देन वापस से इट इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको अभी बताया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमको एक्स और वाई का रिलेशन डिराइव करना है, और यू नीड टू रिमेंबर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट इज जस्ट द वे यू थिंक। जिसके क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, तो तुमको कभी डायरेक्शन रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है वो उसको समझा दो। और मैंने बोला व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पाथ, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मतलब डिस्टेंस। तो मुझे बताओ काइनेमेटिक्स से 3 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन में डिस्टेंस आता है? S equal to ut plus 1/2 at square, बराबर, करेक्ट। तो what I will do is I will use that equation S equals to ut plus 1/2 at square, और इसको मैं दो कंपोनेंट्स के लिए यूज करूंगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट के लिए यूज किया तो Sx equals to uxt plus 1/2 axt square, राइट। अब हमको पता है एस एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट, तो एक्स, और यू एक्स इज यू कॉस थीटा, और ए एक्स इज 0। अभी तो बोला कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 यू हैव एस एक्स इक्वल्स टू एक्स, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और टी तो टी है और प्लस क्या है? 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी? 0। अब व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम हियर इज कि x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी है। इसको फिलहाल ऐसा रखो, देखते हैं। तुमको यहां से समझ में आया कि x तो y पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, अभी यही इक्वेशन y कंपोनेंट के लिए लिखूंगा, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 4, मुझे पता है इक्वेशन नंबर 4 में बोल रहा हूँ, इधर इक्वेशन नंबर 3 लिखना है मेरे को। गुड गुड।
लिखूंगा बाद में उसको मैं। लेकिन बट व्हाट इज एस वाई, इट इज वाई कंपोनेंट, व्हाट इज यू वाई, इट इज यू साइन थीटा, व्हाट इज ए वाई, अभी बोला था ए वाई क्या है, माइनस जी है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि पहले तो ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा था तो रिटार्डेशन हो रहा था इसलिए माइनस जी लिखा, लेकिन मैक्सिमम हाइट के बाद तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहा है तो प्लस जी लिखना चाहिए। वैसा नहीं होता है, इनिशियल कंडीशन देखे जाते हैं। कौन से कंडीशन देखे जाते हैं, इनिशियल। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट जा रहा था अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इनिशियली क्या था, रिटार्डेशन, तो इनिशियल क्या लिखोगे, माइनस जी, बराबर, करेक्ट। तो माइनस जी लिखना पड़ेगा आपको। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये जो 5 है ना, 5 इसको 4 में सब्स्टिट्यूट करोगे, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5 you have sy equal to y, uy equals to u sin theta t, माइनस, क्योंकि ay की वैल्यू माइनस जी थी तो g/2, और साथ में क्या है, टी स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 6। अब ऐसा है, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा बिहेवियर है, होता ना कभी कभी, अरे मेरा ना उस फ्रेंड के पास, फ्रेंड तो नहीं है वो वैसे, मेरा ना उसके पास काम है, लेकिन बात ऐसी है कि मैं तो जानता पहचानता नहीं हूँ, मुझे काम तो करवाना है ना, होता ना ऐसा। अरे वो एक है वो मेरा काम कर सकता है, लेकिन देख तू मेरा दोस्त है और वो तेरा दोस्त है, तो ऐसा कर, तो मेरा मेरा काम उससे करवा दे, पता नहीं, है ना, दैट इज फिजिक्स ओनली। हमको एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए था, एक्स वाई का दोस्त नहीं है, एक्स टाइम का दोस्त है, एक्स टाइम पे डिपेंड करता है, वाई भी टाइम पे डिपेंड करता है, इन दोनों में कॉमन कौन, तो हम लोग टाइम से अपना काम करवा लेंगे, हम लोग टाइम को लिख देंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और ये टी यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एक्स और वाई का रिलेशन लग जाएगा। तो हमेशा एक्स डायरेक्टली वाई पे डिपेंड करेगा ऐसा नहीं होता है, एक्स टाइम पे डिपेंड करता है, वाई भी टाइम पे डिपेंड करता है, तो कॉमन पैरामीटर टाइम है, तो हम लोग एक्स और वाई को टाइम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन जस्ट पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 6। सो y इक्वल्स टू u साइन थीटा t, लेकिन व्हाट इज t, x अपॉन u cos थीटा माइनस g/2 टी स्क्वायर, t था x अपॉन u cos थीटा, तो x स्क्वायर अपॉन u cos स्क्वायर थीटा, ये u और ये u हो गया कैंसल आउट, तो आगे आपके पास साइन बाय कॉस विच इज टैन थीटा, तो x टैन थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तुम बोलते हो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। So this expression is called as equation of path of projectile. This expression is the expression is the equation of path of projectile. बराबर, गुड, क्लियर, बहुत सिंपल था। हमने सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल इमेजिन कर लिया विच इज मूविंग इन एयर विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीटा एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यू बार एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। देन हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक था एक्स कंपोनेंट, एक था वाई कंपोनेंट, तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ऐसा आ गया। फिर हम लोगों ने एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया, उसके दो कंपोनेंट कर लिए एस एक्स और एस वाई, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स की वैल्यू 0 थी, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा थी, तो एक्स आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी, सो वी आर एट इक्वेशन नंबर 3 से थोड़ा सा ऊपर, तो टी आ गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, फिर एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस वन हाफ ए वाई टी स्क्वायर में यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा लिखा है, ए वाई की जगह पे माइनस जी लिखा है, एस वाई की जगह पे वाई लिखा है, तो वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। फिर हम लोगों ने टी उस इक्वेशन नंबर 6 में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमको मिल गया ओवरऑल, इफ यू सी ओवरऑल मतलब फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिल गया y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ऐसे इक्वेशन याद नहीं रहेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। तो यू हैव टू बेसिकली डू ऑल दिस इन योर हेड, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स तुमको आने चाहिए डेरिवेशन के। अब एक काम करते हैं, टेम्पररीली ये जो tan थीटा है ना, इसको फिलहाल मैं अल्फा बोल देता हूँ, लेट tan थीटा इक्वल्स टू अल्फा, और ये जो g अपॉन
यूज टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको फिलहाल मैं बीटा बोलता हूँ, फिलहाल टेम्पररी। देयरफॉर क्या हो गया, y इक्वल्स टू x इंटू अल्फा, तो अल्फा x माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया ना? यस, ऐसा आया कि नहीं? अब ये क्यों किया, ये स्टेप सिर्फ इसके लिए है, बताने के लिए है कि ये मोशन किस टाइप का है। किस टाइप का मतलब, जैसे मैं तुमको बोला y इक्वल्स टू एक्स, अभी बताया था y इक्वल्स टू एक्स मतलब मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कुलर मोशन। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है, एलिप्टिकल मोशन। वैसे ही अगर हमको समझना है कि ये मोशन किस टाइप का है, तो उसके लिए हमने इसको टेम्परली इस फॉर्म में लाया। अब इसको फिलहाल साइड में रखो। अब थोड़ा सा कुछ तुमको मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली तुमको मैथ्स पता होना ही चाहिए। इफ़ यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट, मैथ्स के बिना साइंस मतलब फिजिक्स नहीं होता कम से कम। तो चलो तुमको आज मैं एक परिवार के 4 सदस्यों से मिलवाता हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू 4 मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। पैराबोला के परिवार में 4 मेंबर्स है, 4 मेंबर्स है। देयर आर 4 पैराबोलास। एक पैराबोला ऐसा दिखता है, इसका नाम भी है, बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा। ये ऐसा दिखता है। एक पैराबोला, एक पैराबोला ऐसा दिखता है, इसका भी नाम है, नाम बताऊंगा मैं। एक पैराबोला ऐसा दिखता है, ओके, और एक पैराबोला ऐसा दिखता है। ये 4 पैराबोला है, और चारों एक साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं। They look like a flower or a butterfly, something like that, right? गुड। अब ये चारों का नाम भी है, लेकिन क्या होता है ना, यू शुड नो, मतलब ऑफ कोर्स ये रियल लाइफ में देखा भी होगा तुमने, जब आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, ट्विंस होंगे, सेम दिखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। फिर हमको याद कैसे रहे, फिर हम लोग फीचर्स ढूंढते हैं, फिर बोलते हैं अरे देख उसके इधर तिल है, तो अभी याद रखना जिसके यहाँ पे तिल है उसका नाम ये है। ऐसा कुछ तो फीचर ढूंढोगे ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। करण को अर्जुन बोलोगे, अर्जुन को करण बोल दोगे, करण अर्जुन ट्विंस। तो फिर इसके ये 4 लोग हैं, और चारों का नाम भी लगभग सेम है। अभी क्या क्या नाम है पहले लिख देता हूँ। एक का नाम है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एक का नाम है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक का नाम है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और एक का नाम है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ओके, गुड। तो नाम भी लगभग सेम है। फिर और कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन करना नहीं। यू नो व्हाट इज 2 raised to 1, 2, व्हाट इज 3 raised to 1, 3, व्हाट इज 4 raised to 1, 4, व्हाट इज x raised to 1, x। तो एक काम करो, एक काम करो, फिलहाल टेम्पररीली इसको और इसको साइड में रखो, टेम्पररीली रख दिया साइड में। यस, डू यू सी इट लुक्स लाइक एन x? यस, और मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये x raised to 1 है, ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, x raised to 1 है, राइट। हमारे पास 2 इक्वेशन ऐसे थे जिसमें x raised to 1 था, मतलब ये दोनों है, बराबर। अब ये तो मैंने इमेजिन किया ना, तो हटा देता हूँ। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पहला और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला है वो ये है, तो ये जो पॉजिटिव वाला था ना वो ये है। सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव मतलब जो रेड में दिख रहा है उसका नाम है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, बराबर, गुड। अब बचे दो, तो ये दो, तो ये दो बच गए, तो ये दो, ऐसे है। ओके, अब ये जो ब्लू है ना, ब्लू फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है? यस। तो ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है। और ग्रीन वाला थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है।
बराबर, गुड। तो ये सब पता होना चाहिए, तब जाके समझेगा कि हम लोग ये सब क्यों सीख रहे हैं, तुमको समझेगा। अब हमको तो करना था प्रोजेक्टाइल मोशन, हम तो पैराबोला लेके बैठ गए, बताता हूँ क्यों। एक काम करो, इन दोनों को हटा दो, इसको भी हटा दो, मतलब बचा एक बचा, ये बचा, ओके, सही है, गुड। अब इसी इक्वेशन को मैं y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, सही है, बराबर। तो इस टाइप के प्रोजेक्टाइल, इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन में माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कांस्टेंट आता है ना, आता है कि नहीं। लेकिन यू लुक, इसका जो वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ था, ओरिजिन पे था, कहाँ था। अब हमारे केस में वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, और हमारे केस में ये पैराबोला शिफ्टेड है, क्या है, शिफ्टेड है। तो जब ऐसा हो तो एक्स स्क्वायर के साथ और एक टर्म आती है समथिंग इंटू एक्स, और 1/4 को क्या बोल दिया हमने, बीटा, क्या बोल दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। इसलिए जो मोशन है वो किस टाइप का मोशन है, पैराबोलिक मोशन है। किस टाइप का मोशन है, पैराबोलिक मोशन है। तो जब तुमको ऐसे कुछ इक्वेशन दिखने लगे, सो देयरफॉर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक मोशन, ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कहाँ मैथ्स, कहाँ हमारा फिजिक्स, कहाँ ऑब्जेक्ट, बेचारा ऑब्जेक्ट अपना अपना जा रहा था। हमने बोल दिया तेरा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, हमने बोल दिया तेरा वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हमने बोल दिया देख तेरा इक्वेशन क्या है, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। अभी तो कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ बताएंगे, उसको बताएंगे कि तुझे ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते टाइम ऑफ असेंट। असेंडिंग डिसेंडिंग पता ही होगा ना तुमको, व्हाट इज असेंडिंग, जिसमें वैल्यूज बढ़ती जाती है, और डिसेंडिंग जिसमें कम होती जाती है, राइट। तो जब प्रोजेक्टाइल ने मोशन स्टार्ट किया ग्राउंड से, उसका हाइट बढ़ते गया अप टू मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको बोलते हैं एसेंट होना, और जब नीचे आ रहा तो बोलते हैं डिसेंट होना। तो ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक आने में, सीधा बैठो, बहुत वार्निंग हो गई तुमको, इसके बाद नहीं आएगी वार्निंग, इसके बाद वार्निंग नहीं आएगी। तो यू हैव टू नो दिस कि ये जो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगा, इसको बोलते हो टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ एसेंट। तो हम लोग पहले टाइम ऑफ एसेंट डिफाइन करेंगे और फिर उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो टाइम ऑफ एसेंट को इसके आगे मैं हमेशा टी ए बोलने वाला हूँ, टी ए, टाइम ऑफ एसेंट। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to reach the maximum height from the ground is called as time of ascent. The time taken by the projectile to reach the maximum height from the ground is known as time of ascent, और चीज़ों को समझ लोगे तो कभी लाइफ में तुमको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये इक्वेशन डिराइव करते करते एग्जांपल भी हो जाएगा हमारा। लेट्स से हमको टाइम ऑफ एसेंट डिराइव करना है, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा था, प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा था, मतलब ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक वो एसेंट कर रहा था, उसकी हाइट बढ़ रही थी। मतलब मुझे टाइम फाइंड करना है फॉर द पार्टिकल टू गो फ्रॉम ओ टू पी, टाइम फाइंड करना है, टाइम। तो तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, उसमें से जिसमें टाइम नहीं है सबसे पहले तो उसको भूल जाओ, क्योंकि वो काम में नहीं आएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर, हाँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हमारा काम का नहीं है क्योंकि उसमें टाइम नहीं है। अब बचे 2, अब हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि याद ही नहीं आता, तो तुमको याद रखना क्यों है, तुमको लॉजिकली सोचना है कि इन दोनों में से v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर में से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं।
हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये था कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो गया 0, और हमारे पास इंफॉर्मेशन था उसका जो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट था वो था, याद है कि आपको क्या था वो, u साइन थीटा। ये जो ui था, ui कौन था, u साइन थीटा था कि नहीं ऐसा, पक्का पक्का, राइट। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है फाइनल वेलोसिटी की, हमारे पास इंफॉर्मेशन है इनिशियल वेलोसिटी की, हमारे पास इंफॉर्मेशन है ए वाई इक्वल टू माइनस जी, मतलब मुझे v पता है, मुझे u पता है, मुझे a पता है, तो कौन सा इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तुमको यूज करना है, उसका सिर्फ y कंपोनेंट यूज करना है। vy की वैल्यू 0 है, uy की वैल्यू, एक काम करो पहले uy को uy ही रहने दो, बताता हूँ क्यों। क्योंकि जिस तरीके से टेक्स्ट बुक में दिया जाता है ना, याद रहना रखना बहुत मुश्किल होता है, तो पहले ऐसा ही रखो, ए वाई को माइनस जी लिख दो, और टाइम को तो मैंने बोला टी ए बोलने वाला हूँ मैं, क्योंकि टाइम को अभी टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे, तो याद रखना यहाँ पे वी वाई की वैल्यू 0 थी, ए वाई की वैल्यू माइनस जी थी, और टाइम को हमने टी ए नाम दे दिया है, तो ये क्या हो गया, जी टी ए इक्वल टू यू आई। हाँ, कुछ गेम का नाम होगा इसलिए तुम हंसे, तो तुम सब बॉर्न गेमर्स हो दिस जनरेशन, है ना। आई डोंट नो, आई एम सो लकी कि मैंने कभी मेरे मोबाइल में कोई गेम नहीं इंस्टॉल की, और एक बार लैपटॉप लेके आया गलती से, मेरे को दुकानदार ने गेमिंग लैपटॉप चिपका दिया, बाद में समझा गेमिंग लैपटॉप। हाँ, गुड। आई एम नॉट सेइंग कि गेमिंग इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, इट इज अ गुड थिंग, बट यू शुड हैव अ बैलेंस लाइफ। और हमको पता नहीं होगा ये गेमर्स को भी ये सारा फिजिक्स लगता है, नहीं तो बोले क्रिकेट का गेम बनाएंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन का तो आता पता है नहीं, हो गया उसने ऐसा पुश करने की किया बॉल को और तुमने दिखा दिया 6, तो वो लगता है उधर, गेमिंग में सब कुछ लगता है ये। तो व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, यू वाई बाय जी, ऐसा ही याद रखना, इट इज यू वाई बाय जी। अब बोलो यू वाई इज यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा बाय जी, बराबर, यू साइन थीटा बाय जी, यू साइन थीटा बाय जी, राइट। तो यू साइन थीटा बाय जी याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो सिर्फ यू वाई बाय जी याद रख लेना, सिंपल। दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का y कंपोनेंट यूज किया, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन वैसा था, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी वैसा था, राइट। तुमने कभी फ्लाइट लिया है क्या, फ्लाइट, नहीं, फ्लाइट लिया है, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाइट। अभी हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो जिनको टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल एयर में था, या फिर द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर इट्स एंटायर ट्रेजेक्टरी, उसको अपना पूरा ट्रेजेक्टरी खत्म करने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर is called as time of flight, या फिर the time taken by the projectile to cover its entire trajectory is called as time of flight। तो पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि ये पूरा जब तक एयर में था तब उतने टाइम को बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to cover its entire trajectory is known as time of flight, is known as time of flight। अब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन चाहिए, फिर बात वहीं पे आके अटक गई हमारी कि तीन इक्वेशन में से कौन सा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यूज नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम है ही नहीं। टाइम बाकी किस में है टाइम, v इक्वल्स टू
u प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। फिर तुमको सोचना पड़ेगा अभी कौन सा इक्वेशन यूज करूँ। पहले तो हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यों यूज किया, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे हमको पता था y का वेलोसिटी कितना है, 0 है, v बाई 0 है। बट अब हमको क्या पता है, थोड़ा सा अच्छे से सोचोगे, सोचना पड़ता है, बिना सोचे नहीं होता है। ये प्रोजेक्टाइल था, इसने ग्राउंड से स्टार्ट किया और मोशन खत्म होने के बाद वापस कहाँ आ गया, ग्राउंड पे, राइट। एक्स डायरेक्शन में तो आगे मूव कर गया, लेकिन वाई डायरेक्शन में मूव नहीं हुआ। क्यों, ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड पे आया। तो पूरा मोशन खत्म होने के बाद भी वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, लेकिन ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था, ग्राउंड पे आया, कि ऊपर लटक गया ऐसा हवा में, है ना। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0। वाई की वैल्यू 0 मतलब डिस्टेंस 0, तो डिस्टेंस 0 तो मुझे डिस्टेंस वाला इक्वेशन यूज करना चाहिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। इसका वाई कंपोनेंट यूज करना चाहिए हमने। और अभी मैंने बताया कि वाई कंपोनेंट कितना है, 0 है, और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है। इसको मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा लास्ट में। ए वाई क्या है, ए वाई माइनस जी है, और टी को तुम क्या बोल रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एस वाई की जगह पे क्या लिखोगे, 0, यू वाई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ए वाई की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस जी अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास, जी टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू यू आई टी। गुड। तो ये टी और ये टी हो गया कैंसल, हो गया ना कैंसल, पक्का, श्योर, गुड। तो व्हाट इज टी, टी इक्वल्स टू 2 यू वाई बाई जी, लेकिन यू वाई कौन था, यू साइन थीटा था। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 यू साइन थीटा बाय जी, 2 यू साइन थीटा बाय जी, बराबर, गुड। व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, यू वाई बाय जी, यू साइन थीटा बाय जी। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 यू वाई बाय जी, 2 यू साइन थीटा बाय जी। अब टाइम ऑफ डिसेंट, डोंट वरी, ये आज का आखिरी टॉपिक होगा हमारा। तुम अगर इसके बाद तुमने वापस से एक बार भी पिच किया, पिच, तो ये टॉपिक पूरा खत्म होने तक छोड़ूंगा नहीं। अभी याद रखना, इसके बाद मुझे अगले 3 मिनट में एक भी आवाज सुनाई दी तो रिमेंबर, ये पूरा टॉपिक खत्म होने तक छोड़ने नहीं वाला मैं। टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट को हम लोग टी सफिक्स डी से डिनोट करेंगे। टाइम ऑफ डिसेंट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जितना भी टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, by the projectile to reach ground, to reach the ground from its maximum height, from its maximum height is known as time of descent. अब ये बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि तुमको टाइम ऑफ एसेंट पता है, तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है O पॉइंट से P पॉइंट तक जाना, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पूरे फ्लाइट का टाइम। तो टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट मिलके क्या बन गए, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऑफ कोर्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, T. What is time of ascent, TA. What is time of descent, TD. So what is TD, T minus TA, T minus TA. What was T, 2 ui by g minus TA क्या था, ui by g था। तो TD क्या आ गया, ui by g आ गया, क्योंकि दो में से एक गया, तो ये क्या आ गया, u sin थीटा by g आ गया। तो इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी और जब नीचे आता है टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ऐसा नहीं बोलता है ना, नहीं तू मुझसे दूर गया तो मैं अलग बिहेव करूंगा, राइट, और तू वापस मेरी तरफ आ रहा है तो मैं अलग बिहेव करूंगा। तो ग्रेविटी इज नॉट बायस्ड,
like we humans are, खत्म नहीं हुआ अभी. So remember this, the time taken by the object to go to its maximum height from ground and the time taken by the object to go back to the ground from maximum height is same. So time of ascent and time of descent are same. So that's it for today.